आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ एसोसिएटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि दो करंट कैरिंग लूप्स हैं, बिल्कुल आर्बिट्ररी शेप का है, बिल्कुल इसका साइज और शेप आर्बिट्ररी है, रैंडम है। अब क्या है, मान लेते हैं कि जो ये पहला लूप है ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। जो ये पहला लूप है, इस पहले लूप में कुछ करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर लेट अस से कि I करंट फ्लो हो रहा है। तो इस करंट के कारण क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पार हो रहा है और सेकेंड लूप से इस तरह से सेकेंड लूप को क्रॉस करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्रॉस हो रहा है। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्रॉस करने के कारण ये जो सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप में एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये सेकेंड लूप में बन रहा है, तो इसे phi2 नाम दे रहा हम लोग। सो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ये ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट के, क्योंकि ये करंट जितना ज़्यादा होगा, फर्स्ट लूप में करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा। और यहाँ पर इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड, सेकेंड लूप के इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा वहाँ फ्लक्स उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड लूप का जो सरफेस है इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द फर्स्ट लूप। तो यहाँ पर अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें इंट्रोड्यूस करना होता है। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड लूप है M सब टू सेकेंड लूप ड्यू टू फर्स्ट लूप, तो इसे M21 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड लूप विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट लूप या फॉर फर्स्ट लूप। यहाँ पर देखें, इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आता है। उसका कंसेक्वेंस ये निकल के आता है कि ये जो पहला लूप है जिसमें कि I करंट का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर एक फ्लक्स phi2 बन रहा है, यहाँ पर एक फ्लक्स phi2 बन रहा है। अगर यही करंट अगर हम पहले लूप में फ्लो करवाएं तो सेकेंड लूप में ऑब्वियसली, माफ कीजिएगा, ये जो सेकेंड लूप है, सेकेंड लूप में अगर वही करंट हम फ्लो करवाते हैं तो ऑब्वियसली इस फर्स्ट लूप में फ्लक्स बनेगा, क्योंकि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। सेकेंड लूप से फील्ड लाइन बनेगा जो कि फर्स्ट लूप को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर इस फर्स्ट लूप में जो फ्लक्स बनेगा इस करंट के कारण, सेकेंड लूप में करंट के कारण, वो इसी फ्लक्स के बराबर होगा, phi2 के बराबर होगा। दोनों फ्लक्सेस बिल्कुल इक्वल होंगे और यही है न्यूमैन फार्मूला, या न्यूमैन फार्मूला का जो रिजल्ट है यही है। ये बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है। देखिए, दोनों का शेप बिल्कुल अलग अलग है, आर्बिट्ररी रैंडम शेप है, साइज भी रैंडम है, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करंट सेम रहे, अगर करंट पहले लूप में जितना फ्लो कर रहा हो, सेकंड केस में अगर सेकंड लूप में उतना ही करंट फ्लो करे, तो फर्स्ट केस में सेकंड लूप में जितना फ्लक्स बन रहा होता है, सेकंड केस में फर्स्ट लूप में उतना ही फ्लक्स बनेगा। सो इसे समझा जा सकता है न्यूमैन फार्मूला से। वैसे तो इस वीडियो में हम लोग न्यूमैन फार्मूला को डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन न्यूमैन फार्मूला एग्जैक्टली है क्या वो चलिए एक बार देख लेते हैं। उन्हीं लूप्स को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, क्योंकि न्यूमैन फार्मूला को अगर डिराइव करना हो तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जैसे कि कर्ल क्या है और साथ ही साथ स्टोक्स थ्योरम क्या है, तो वो सब फिलहाल हमें नहीं पता। तो ये दो लूप्स है, तो इसीलिए सिर्फ न्यूमैन फार्मूला जो है उसका जो ग्लिम्स है वो एग्जैक्टली है क्या, फार्मूला कैसा है वो देख लेते हैं, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा पाएँ कि ऐसा क्यों होता है, दोनों फ्लक्सेस एक दूसरे के बराबर क्यों हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये दो लूप्स है। हम क्या करते हैं, ये जो पहला वाला लूप है इसमें एक छोटा सा लाइन एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से दैट लाइन एलिमेंट इज dl1 एज वेक्टर, और दूसरे लूप में भी एक लाइन एलिमेंट इसी तरह से एक एलिमेंट्री लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, और लेट अस से दैट इज dl2। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट अस से ये डिस्टेंस है r।
तो ऐसे सिचुएशन में न्यूमन फार्मूला से ये पता किया जा सकता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड लूप विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट लूप, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू डबल क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dl1, यहाँ पर 2 पहले लिख लेते हैं, dl2 डॉटेड विद dl1 डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर पहला जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है ये dl2 के लिए है, और ये जो दूसरा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है ये dl1 के लिए है। तो यहाँ पर ये न्यूमन फार्मूला जो है ये इसे देखते हुए सिमेट्री से आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट लूप का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड लूप, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। यहाँ पर म्यू नॉट जो है स्पेस का परमिएबिलिटी है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पर भी ये 2 क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल और यहाँ पर dl1 डॉटेड विद dl2। तो देखिए सेम फार्मूला है डिवाइडेड बाय r। तो ये जो फार्मूला सेम है दोनों ही केस में, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चाहे लूप्स का शेप कुछ भी हो, पहले लूप का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है सेकंड के रेस्पेक्ट में और सेकंड लूप का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, दोनों बराबर है। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। लूप का शेप और साइज कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो सेम होता है। अब इसी का कंसेक्वेंस ये है कि फर्स्ट लूप से अगर आई करंट फ्लो करे तो सेकंड लूप में जितना फ्लक्स बनेगा, अब अगर सेकंड लूप से आई करंट का फ्लो हो, उतना ही करंट का फ्लो हो, तो फिर फर्स्ट लूप में उतना ही फ्लक्स बनेगा। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ हमने माना था कि आई करंट फ्लो हो रहा है फर्स्ट लूप में, अब की बार मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है सेकंड लूप में, तो फिर यहाँ पर एक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, लेट अस से दैट इज φ1। हमें पता है कि φ1, जैसे हमने इस केस में देखा था, हमने पता है कि φ1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट लूप विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड वन इनटू जितना करंट सेकंड लूप में फ्लो कर रहा है, दैट इज आई। क्योंकि दोनों केस में करंट को सेम फ्लो होना होगा, तब जाके फ्लक्स बराबर बनेगा। करंट तो सेम है, यहाँ भी आई था, यहाँ भी आई है, तो वही आई यहाँ पर। अब आप देखें चूंकि M21 और M12 एक दूसरे के बराबर है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं φ2 इज इक्वल टू φ1। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आता है न्यूमन फार्मूला का, या न्यूमन फार्मूला से। वैसे इस वीडियो में हम लोग इस फार्मूला को डिराइव नहीं करेंगे, ये कैसे आया वैसे ये आप अपने BSCs में जाकर पढ़ेंगे, डिराइव भी करेंगे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना होगा, यहाँ पर कर्ल का कॉन्सेप्ट पता होना होगा, जो कि स्टैंडर्ड 12th लेवल पे है नहीं। इसे बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि अब अगले वीडियो में आप लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर 2 लंबे सोलेनॉइड्स, एक के भीतर दूसरा कोएक्सियल सोलेनॉइड्स रहेगा, एक सोलेनॉइड इस तरह से रहेगा और उसी को एक दूसरे सोलेनॉइड के अंदर रखा जाएगा, एक दूसरा सोलेनॉइड इस तरह से बड़ा सा होगा, दोनों कोएक्सियल सोलेनॉइड्स होंगे। वहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक से करंट का पास करें तो दूसरे में फ्लक्स बनेगा, और वहाँ से हम एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे के रेस्पेक्ट में पता करेंगे, फिर दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले के रेस्पेक्ट में पता करेंगे, वहाँ हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। तो वहाँ से एक ऐसा अपीयरेंस हो सकता है, अपीयर कर सकता है, मानो ये फार्मूला वैलिड है सिर्फ इस तरह के स्पेशल केसेस में, पर ऐसा है नहीं। ये बहुत ही जनरल फार्मूला है, 2 लूप्स किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो है वो सेम है। तो वो भ्रम न आए, न क्रिएट हो, इसीलिए मुझे लगा कि ये जो फार्मूला इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। वैसे स्टैंडर्ड 12th लेवल पे इसे डिराइव करना बहुत मुश्किल है। तो आप फार्मूला का स्ट्रक्चर देख लें, फार्मूला का मतलब समझ जाए और उसका कंसेक्वेंस क्या है ये समझ जाए, यही काफ़ी है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पे बात करेंगे स्टैंडर्ड 12th लेवल पे, और पूरा प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।